Good afternoon, ma'am. So your second unit has been already completed. आज जो हम unit start करने वाले हैं that is immunology और your 11th unit nursing management and treatment of patients with immunological disorders. तो before moving on the disease conditions, let me ask you something. आपने फर्स्ट ईयर में immunological system पढ़ा है? फर्स्ट ईयर बीएससी में आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इम्यूनोलॉजी पढ़ा है, इम्यूनो सिस्टम पढ़ा है, इम्यून सिस्टम पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है. Yes, ma'am. हाँ. Okay, so tell me what is the function of immune system in our body? Except उजाला, कोई और बात करेगा? सिर्फ उजाला ही बात करती है हमेशा. कोई और आंसर करेगा प्लीज? What is the main function of immune system? बोलो भाई. Ma'am, it helps to fight against any infection. एग्जैक्टली जब आंसर पता रहता है तो बोल दिया करो, किसी और का वेट क्यों करना है कि कोई और बोलेगा. सही बोलोगे, गलत बोलोगे, सही बोलोगे तो वेल एंड गुड, गलत भी बोलोगे तो यू विल गेट करेक्टेड ना. तो गिव आंसर्स. ओके, वेरी नाइस. सो इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट आवर बॉडी और टू फाइट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द outside of the body. So before moving ahead on the disease conditions, let's just start with physiology of the immune system. तो फिजियोलॉजी में हम बेसिकली बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जिसको आज हम डील करेंगे. मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप नोट्स खोल सकते हो अपने. ओके, सो द लिम्फोइड सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ organs and cells that participate in the immune response. तो हमारा जो lymphoid system होता है उसके अंदर हमारे T cell B cell प्रोडक्शन या उसके अंदर ही हमारा इम्यूनिटी का पूरा प्रोसेस मेंटेन होता है. तो फिजियोलॉजी ऑफ इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्स योर लिम्फोइड सिस्टम एंड पेरिफेरल लिम्फोइड सिस्टम. तो जो हमारा लिम्फोइड सिस्टम है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो लिम्फोइड सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स एंड सेल्स होते हैं विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द इम्यून रिस्पॉन्स. यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रही हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका लिम्फोइड सिस्टम. लिम्फोइड सिस्टम के अंदर देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स एंड सेल्स विच पार्टिसिपेट्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स. सो the immune response has lymphoid organs which are divided into two categories, that are primary lymphoid organs and पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. ये क्या है? फर्स्ट इज योर थाइमस एंड सेकंड इज योर बोन मैरो. तो इनका काम क्या होता है? तो द फंक्शन ऑफ थाइमस इज टू प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स. आपने पढ़ा है जब बॉडी के अंदर टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फिर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं. जो थाइमस है और बोन मैरो है उनका काम होता है प्रोडक्ट. थाइमस का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स एंड बोन मैरो का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स. तो टी सेल्स क्या काम करते हैं? इट आफ्टर मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स lymphocytes we can T cells are otherwise known as lymphocytes. So T cell become either T cytotoxic or T helpers. डिफरेंस समझ में आया कि थाइमस का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स जो हमारे मेन इम्यून डिफेंसर्स का काम करते हैं और हेल्पर्स का काम करते हैं. तो व्हेन दे आर स्टेम सेल्स दे आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स. और जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वी कैन डिफरेंशिएट इन बोथ द लिम्फोसाइट्स, लाइक दे कैन बी टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल्स. हेल्पर सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और टी साइटोटॉक्सिक्स जो जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके साथ मिलकर जो एंटीजेंस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ फंगई, वायरसेस, किसी भी फॉर्म में बॉडी के अंदर आते हैं उनको मैक्रोफेज उनको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है टी साइटोटॉक्सिन्स का. और बी हेल्पर्स क्या करते हैं? और टी हेल्पर्स क्या करते हैं? जब बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, सपोज बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया कैसे भी करके, आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया या कंटामिनेटेड वाटर का यूज किया है, या आपको धूल में एलर्जी है, किसी भी तरीके से with the help of air, with the help of water, with the help of food or
with the help of injections, anything जिसकी वजह से बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया। तो अभी क्या बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेज होंगे, एक तो रिस्पॉन्सेज होता है आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स और एक होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में क्या होता है कि बॉडी एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगती है। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है, स्किन में रैशेज हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी, हॉट प्रोडक्शन होंगे, फिर बॉडी से फ्लशेस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी फेस में, बॉडी में, स्किन में स्वेलिंग। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करते हैं, मैक्रोफेज का काम करते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। उसको किल नहीं करेंगे बट उसका जो प्रोसेस चल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और टी हेल्पर सेल्स का काम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया है उसको डेड करने का काम, यानी उसको मार देने का काम। तो ये हमारा होता है थाइमस के लिए, थाइमस का प्रोडक्शन है। तो थाइमस में टी सेल फॉर्मेशन होता है। जब वो स्टेम सेल्स होते हैं तो उनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बट जब वो मैच्योर हो जाती है टी सेल्स तब उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में एंड टी हेल्पर सेल्स में। एंड these T cells provide long term immunity। ये short term immunity नहीं provide करते हैं बट long term immunity provide करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए होते हैं immunization schedule। जैसे जब बच्चे होते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हर 3 महीने में होता है ना, एक घर में कार्ड बना रहता है, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कार्ड बना के दे देते हैं पहले ही के 6 वीक्स पे उसको ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होगा, 9 वीक्स पे उसको ये मेडिसिन ये डोज लगेगी, फिर 6 मंथ्स के बाद ये डोज लगेगी, 9 मंथ्स के बाद ये डोज लगेगी, फिर एवरी एवरी 6 मंथ उसको ओपीवी का वैक्सीन लगना है। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ना। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको जब आप बहुत छोटे थे तभी हुआ था, बट वो इम्यूनिटी कब तक चल रही है, अभी तक भी आपकी वो इम्यूनिटी चल रही है। एक बार मीजल्स का इंजेक्शन लग गया, लाइफ लॉन्ग आपको कभी मीजल्स नहीं होगा। एक बार आपने प्रॉपर तरीके से पोलियो वैक्सीन लगवा लिया, आपने पोलियो का वैक्सीन ले लिया, आपको लाइफ लॉन्ग पोलियो नहीं होगा। तो क्या मतलब है इसका, कि जो हमारा थाइमस है उसके अंदर टी सेल प्रोडक्शन होता है और टी सेल प्रोडक्शन की वजह से बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रहती है। देन सेकंड आता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स और बीटा सेल्स। तो डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट यूजेस द योर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। नाउ अभी हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होती हैं। टी सेल्स का काम होता है कि जो इन्फेक्शन आ रहा है उसको अंदर आने से रोकना, जो इन्फेक्शन आ रहा है उसको अंदर आने से रोकना। बट अगर ये इम्यूनिटी वीक हो गई है या ये इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बचपन से ही बहुत सारी तरीके की वैक्सीन ली हैं। मीजल्स की वैक्सीन ली है, डीपीटी वैक्सीन ली है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन ली है, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लिया है, फिर ओपीवी लिया है हम लोगों ने, पर्ट्यूसिस लिया है, सारी वैक्सीन हम लोगों ने ली है। तो ये सारी बीमारियां हम लोगों को नहीं होती हैं। बट दिस कोरोना वायरस हैज, we don't have taken any type of immunity for कोरोना वायरस। तो अभी क्या हुआ, जब कोरोना वायरस बॉडी के अंदर गया तो हमारी जो हेल्पर सेल्स थे, जो टी हेल्पर सेल्स थे, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चला, बॉडी के अंदर उसके लिए इम्यूनिटी ही नहीं है, तो वो कोरोना वायरस जो था वो आपकी टी सेल्स को डैमेज करके आगे बढ़ गया। अभी वो आगे बढ़ गया तो इम्यूनिटी ही नहीं है, तो उसने बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, हमने जो भी वैक्सीन ले रखे हैं अगर उनका वायरस हमें अटैक करता है या उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अटैक करता है तो बॉडी को मालूम है कि बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, तो जो टी हेल्पर सेल्स हैं उसको वहीं रोक देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और जब वो आगे नहीं बढ़ता तो बॉडी में कोई भी रिएक्शन फील नहीं होते। बट जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ जाता है तब बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी काम करती है और तब हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो फंक्शन करती हैं। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया आपका टी सेल्स और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया आपका बी सेल्स। ये डिफरेंस आप लोग को समझ आ गया? टेल मी। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो जस्ट फॉर अ सिंपल नोट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं और हमारे बी सेल्स जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडियन टेरिटरीज हैं, जो हमारी इंडियन पेरिफेरल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पे कौन से आपके सोल्जर्स रहते हैं? बीएसएफ। बीएसएफ रहती है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना वहां पर। तो
उनका काम होता है कि पूरे बॉर्डर को सिक्योर करके रखना, कि इंडिया के अंदर कोई भी क्रिमिनल्स ना आ पाए या इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट ना आ पाए। बट कुछ टेररिस्ट क्या करते हैं, वो अपना रास्ता बदल के या किसी तरीके से भी उनको, जो बीएसएफ के सोल्जर्स हैं, उनको कैसे भी मैनिपुलेट करके उनको थोड़ा चकमा देके इंडिया के अंदर आ जाते हैं। अब जब वो इंडिया के अंदर आ गए तो उन्होंने प्लान किया है कि इधर उन्होंने बम डालना है, उधर उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज करनी है। तो अभी कौन हमारी हेल्प कौन करता है? आपका सीआरपीएफ हो गया, फिर स्टेट पुलिस हो गया, फिर आपका आईटीबीपी हो गया। तो समझ आया आप लोग को कि क्या होता है, कि एक होता है आपका सोल्जर जो बॉडी के अंदर ही घुसने नहीं दे रहा है इन्फेक्शन को, वो टी सेल्स है। और अगर बाई चांस वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ गया है तो उसको डैमेज करने से कौन रोक रहा है? हमारे हेल्पर सेल्स, दैट इज बी सेल्स। तो ये होता है डिफरेंस। थाइमस प्रोड्यूस करता है टी सेल और बोन मैरो प्रोड्यूस करता है बी सेल्स। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपकी चार चीजें आती हैं: लिम्फ नोड, स्प्लीन, थर्ड आता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यूज, देन टॉन्सिल्स। तो लिम्फ नोड्स का क्या काम है? इट फिल्टर आउट द फॉरेन मटेरियल एंड सर्कुलेट्स द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? हमारी एंटीबॉडीज हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फ सेल्स हैं जो हमारे फॉरेन बॉडीज को किल करने में हेल्प करती हैं, एंटीबॉडीज को। फाइन। तो लिम्फ नोड्स का क्या काम है? फिल्टर आउट द फॉरेन मटेरियल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो बॉडी यूज भी करती है, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो चीजें यूज होने वाली हैं उनको उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं वो। तो ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, और ये हमारे लिम्फ लिम्फ के साथ में सर्कुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। अभी लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है कि जो भी इंफेक्शन बॉडी के अंदर आ गया है, सपोज टी सेल्स जो है वो डैमेज हो गई हैं या उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ गया है, एंटीजन आ गया है। अभी उस एंटीजन को फिल्टर आउट करने का काम किसका होता है? लिम्फ नोड्स का। सबसे पहले लिम्फ नोड्स उस एंटीजन को फिल्टर आउट करेंगे फ्रॉम द लिम्फ एंड सर्कुलेटिंग द लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स का काम है मैक्रोफेजेस का, यानी कि जो भी आपका एंटीजन है उसको एनगल्फ कर लेना और उसको किल कर देना, ये काम होता है हमारा लिम्फ नोड का। फिर आता है सेकेंड, आता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन का क्या काम है? प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स एंड फिल्टर्स द ब्लड। अब लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स है, वो लिम्फोसाइट्स कहाँ से आ रही है? स्प्लीन से। यानी कि स्प्लीन का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं। एंड फिल्टर्स द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको फिल्टर करके लिम्फ नोड के जो आपका लिम्फ रहता है उसके अंदर उनको ट्रांसफर कर देना, ये हमारा स्प्लीन का काम रहता है। नेक्स्ट आएगा आपका म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यूज। इनका काम होता है द जीआई सिस्टम और ब्रोंकाइज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द जेनिटल ट्रैक्ट एंड द स्किन ऑल कंटेन्ड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। लिम्फोइड टिश्यूज का काम होता है हमारे जो सेल्स हैं उनको, उनका मेंटेनेंस, उनका बैलेंस और उनके सिंथेसिस में हेल्प करना, ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज का काम रहता है। देन आते हैं आपके टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स ट्रैप्स एंड रिमूव्स इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सबसे पहला काम किसने किया? स्प्लीन ने किया है सबसे पहला काम, क्योंकि उसने लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस किया है। लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन एंड इट फिल्टर आउट द ब्लड। उसके बाद जब लिम्फोसाइट्स आ गई तो लिम्फोसाइट्स का क्या काम हुआ? लिम्फ नोड्स में जब स्प्लीन ने लिम्फोसाइट्स बना दी तो वो सारी लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फ नोड्स में चली जाएंगी। फिर लिम्फ नोड्स में क्या क्या करेंगी? वो उनका काम हो जाएगा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसको फिल्टर आउट करना। और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज का काम क्या है? मैक्रोफेज करके वो जो भी फॉरेन मटेरियल आया उसको किल कर देना। एंड फिर टॉन्सिल का काम क्या है? ट्रैप एंड रिमूव इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया उसको ट्रैप करना, उसके लिए जाल बिछाना और उसको बॉडी के बाहर फेंक देना। फाइन। तो ये है हमारे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंड आता है आपका बॉडी रिकॉग्नाइजेस फॉरेन प्रोटीन कॉल्ड एंटीजन। ये आपका आज का टॉपिक जो है वो टर्मिनोलॉजी है पूरी। आपको कोई डिजीज कंडीशन नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट टर्म्स हैं कि क्या क्या टर्म्स हम आगे इस चैप्टर में यूनिट में यूज करेंगे।
ओके तो नेक्स्ट आएगा आपका बॉडी रिकॉग्नाइजेस फॉरेन प्रोटीन्स एंड दीज आर कॉल्ड एंटीजेंस, यानी कि जो बाहर से कोई भी चीज आ रही है, सपोज आपको मैंने आपको अगर मैंने आपके नाम से बुलाया है तो दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस एंड दैट इज ऑल्सो एन एंटीजन जो बाहर से आपको सुन रहा है. तो बॉडी रिकॉग्नाइजेस फॉरेन प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस which will elicit a response from the immune system. The production of antibodies which attacks and destroys the invading antigens. यानी कि जो हमारे बॉडी है उसके अंदर ये पावर होती है रिकॉग्नाइज करने की कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन आ रहा है. तो कुछ चीजें होती हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ब्रेडिकाइनिन्स हो गए, ल्यूकोट्रिन्स हो गए, सेरोटोनिन्स हो गए, ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड केमिकल जो आपके आपकी बॉडी के अंदर केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं. ये क्या काम करते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या होता है, फीवर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फिर कफ होने लगता है, शिवरिंग होने लगती है, फिर बॉडी एक होने लगता है. तो ये डिजीज कंडीशन नहीं है. ये ध्यान रखना हमेशा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, बॉडीली चेंजेस होना, लाइक फीवर आ रहा है या शिवरिंग हो रही है, कोल्ड फील हो रहा है, ये these are not disease conditions but these are the symptoms कि आपकी body does have a infection inside. So these are the symptoms. तो body recognizes foreign particles or foreign proteins as antigens and it will initiate the response which is being called the antibody antigen reaction. जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होता है तो एंटीबॉडीज फंक्शन करने लगती हैं और एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है. और जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो दैट इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिएक्शन. Fine. The next point is antigens are foreign to the body and are frequently associated with bacteria, viruses or other pathogens. तो these are the foreign particles जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं और बाहर से आते हैं. और ज्यादातर ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं. ये any type of foreign material or any type of pathogen can cause any kind of inflammatory process in the body that are called foreign material or antigen. Then allergens are antigens that produces allergic response in the human body. तो allergens के antigens और allergens में difference होता है. Antigens जो होते हैं वो proteins होते हैं, वो viral proteins होते हैं और उनका जो RNA होता है वो easily dissolvable नहीं होता है. तो इसीलिए उसकी वजह से बॉडी के वाइटल साइन चेंजेस होते हैं. लेकिन एलर्जेंस किन को बोलते हैं हम, जो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, स्मोक हो गया या परफ्यूम स्मेल्स होते हैं. किसी किसी को होता है ना कि आप किसी के पास से निकल जाओ, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया तो थोड़ी देर बाद आपके हेडेक होने लगेगा, स्नीजिंग होने लगेगी, रनिंग नोज हो जाएगी, वाटरी आईज हो जाती हैं. तो ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, दिस इज नॉट इम्यून रिस्पॉन्स बट दिस इज द एलर्जिक रिएक्शंस. और एलर्जिक रिएक्शंस क्यों है, क्योंकि आपकी नोज में क्या होता है, सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जब उनके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि फ्यूम्स है, परफ्यूम किसी ने लगाया तो वो फ्यूम है, तो वो फ्यूम्स क्या करते हैं, आपकी नेजल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं. जो सीलियाज है नेजल एरिया में, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है नेजल एरिया में, वो इरिटेट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग होती है. तो दिस इज नॉट एन इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज जस्ट एन एलर्जिक रिस्पॉन्स. तो एलर्जेंस and antigens are different. Allergens are just fumes हो गए, आपका स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब आपके एलर्जेंस हैं. बट एंटीजेंस क्या हो गए, आपके प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं, लाइक आरएनए वायरस और आपके बैक्टीरिया हो गया, फंगई हो गया, पैरासाइट्स हो गए, पैथोजेंस हो गए. तो ये आपका डिफरेंस है एंटीजन एंड एंटीबॉडी में. तो just for an example, it includes, or the inflammatory response includes infection, mechanical injuries, ischemia, temperature changes, redness, heat, swelling, pain, vasodilation, increased vascular permeability, white blood cell mitigation, migration from the site to the another site. These are the allergic reactions, not immune reactions. These are allergic reactions. Okay, so now comes to the immune response or immunological response. Just wait for 2 minutes.
हेलो हेलो Yes, ma'am. ओके सो नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और एक होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड बाइंड्स टू द एंड इनएक्टिवेट एंटीजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये होता है हमारा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं उसके अंदर हमारा एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड के अंदर पूरा टाइम सर्कुलेट होती रहती हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, आपके लंग्स में सर्कुलेट होता है, लिवर में सर्कुलेट होता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन वो ब्लड ही आपको आपकी बॉडी को पहुंचा रहा है, तो इसीलिए पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। और जैसे ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है उसे उसी के साथ साथ हमारी एंटीबॉडीज भी पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट होती हैं। तो सपोज किसी को कहीं पे इंजरी हो गई, या आप सपोज आप कुछ कर रहे थे, करते करते आपके हाथ में जरा सा कट लग गया। अभी उसको हमेशा ये बोला जाता है कि अगर कोई कट लग जाए या वुंड हो जाए तो उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे क्या होता है कि फर्दर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि that cut is the entry point for any type of antigen to get invaded into your skin or get invaded into the blood, क्योंकि वो कट है, ओपन इंजरी है, और जब ओपन इंजरी हो जाएगा तो एंटीजन को तो गेट मिल जाएगा ना। जैसे सपोज आप कॉलेज आते हो, आपको कॉलेज में अगर गेट है, गेट के ऊपर ताला लगा है, आप अंदर नहीं जा सकते, और उस वो ताला खोल दिया और आप अंदर चल गेट खोल दे तो आप इजीली अंदर आ सकते हो ना, तो आपको अंदर आने के लिए गेट चाहिए। उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे एयर में सर्कुलेट होते रहते हैं, जो हमारे वाटर में रहते हैं पूरा टाइम, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनको वो ओपन वुंड जो है वो एक एंट्री पॉइंट है। वो क्या करेगा, वो उस एंट्री पॉइंट से अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड बाइंड्स टू एंड इनएक्टिवेट द एंटीजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो यहाँ हमारी एंटीबॉडीज का काम होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है कट वुंड से, तो उस जगह पर आके वो एंटीजन को और जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको बाइंड कर लेना अपने साथ में और उनको इनएक्टिव कर देना। इनएक्टिव करने से क्या होगा, जो एंटीजन का रिएक्शन था टुवर्ड्स बॉडी वो नहीं होगा। देन क्या आएगा हमारा सेकेंड पॉइंट है, बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन एंड बिकम एक्टिवेटेड डिफरेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स व्हिच प्रोड्यूसेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दैट मींस जो हमारे ब्लड, अभी जब मैं स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बताया कि हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, और बी सेल्स जो होते हैं हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो अगर जो एंटीजन है वो ब्लड के अंदर आ गया है, दैट मीन्स जो आपके टी सेल्स हैं उनका काम खराब हो गया है। काम खराब होने की वजह से वो अंदर ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स थे वो ब्लड के अंदर आ गए। तो अभी हमारे बी लिम्फोसाइट्स का काम शुरू हो जाएगा। तो ये काम क्या करेंगे, तो बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड बिकम एक्टिवेटेड और एक्टिव हो जाते हैं। फाइन, देन इट डिफरेंशिएटेड द प्लाज्मा सेल्स व्हिच प्रोड्यूसेस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर जितने सारे सेल्स होते हैं वो सब इम्यूनिटी नहीं बनाते हैं, वो सब एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। हमारे प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज अलग होते हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग होते हैं, प्लेटलेट्स अलग होते हैं। फिर आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, जो हमारे लिम्फोसाइट्स में भी आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स भी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स भी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ही वो एक्टिवेट होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, ये 4 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर परसिस्ट करती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड है, तो क्या क्या ह्यूमरल फंक्शंस हो गए। ह्यूमरल फंक्शंस में मेनली एंटीबॉडीज का काम होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया या जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन ने एंटर किया, तुरंत के तुरंत एंटीबॉडीज जो है, बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट करेंगे अपने आप को, और जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बी सेल एक्टिवेट होने के बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको आगे पास ऑन नहीं होने देगा या उसकी सिवियरिटी को इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये होता है हमारा ह्यूमरल फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या आएगा? Okay, the cell mediated response or stem cell originates in the bone marrow and travel to the thymus where they get matured into functional T cells. तो हमारी जो सेल्स हैं वो हमारी सारी सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में और स्टेम बोन मैरो में बनती हैं, और वो स्टेम सेल्स होती हैं। जब वो बोन मैरो में सेल्स बनती हैं, वहीं पर आपकी डब्ल्यूबीसीज बनेंगी, वहीं पर आपकी आरबीसीज बनेंगी, प्लेटलेट्स उधर ही बनती हैं। उसके बाद में आपके जितने भी लिम्फोसाइट्स होंगे या जितने भी आपके प्लाज्मा सेल्स होंगी, वो सारी की सारी आपके स्टेम सेल बोन मैरो में बनेगी। और बोन मैरो में जब वो इमेच्योर रहती हैं वो सेल्स, तब वो स्टेम सेल्स होती हैं। हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट है। जब वो इमेच्योर होती हैं तो वो सारी की सारी स्टेम सेल्स ही होती हैं। धीरे धीरे मेच्योर होने के बाद दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड बाय टी सेल्स, बी सेल्स और प्लेटलेट्स और आरबीसीज। फाइन। तो स्टेम सेल्स ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो एंड ट्रेवल टू द थाइमस। मतलब बनेंगी बोन मैरो में, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स आर इन द बोन मैरो, एंड आफ्टर द बोन मैरो दे विल ट्रेवल टू द थाइमस वेयर दे गेट इमेच्योर मेच्योर, वेयर दे गेट मेच्योर्ड। यानी कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में, और मेच्योरिटी कहाँ हो रही है उनकी? थाइमस में। अब थाइमस में जाके जब वो मेच्योर होते हैं तो वहां पर आपने पहले ही पढ़ लिया है कि वहां पर टी सेल में डिफरेंशिएशन होता है और बी सेल में डिफरेंशिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय टी सेल्स। यानी कि टी सेल्स जो होते हैं वो आपके एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स इनटू स्पेसिफिक सेल्स दैट रियली रिएक्ट डायरेक्टली विद द एंटीजन। तो जब स्टार्ट मैंने किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि टी सेल्स होते हैं, थाइमस का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। जब टी सेल्स प्रोडक्शन हो जाता है मेच्योर होने के बाद में, वो टी साइटोटॉक्सिन्स में चेंज हो जाते हैं एंड टी हेल्पर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ भी सेम वही है कि जैसे ही वो मेच्योर हुए वो टी साइटोटॉक्सिक्स में चेंज हुए एंड टी हेल्पर सेल्स में चेंज हुए एंड नेचुरल किलर्स। तो तीन तरीके की टी सेल्स हो गई। टी साइटोटॉक्सिक्स जो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं एंड सेंसिटाइजेस द एक्सपोजर टू द एंटीजन्स। यानी कि जैसे ही एंटीजन आए तो तुरंत के तुरंत उसको सेंसिटाइज कर देते हैं। सेंसिटाइज मतलब उसको किल नहीं करेंगे, जस्ट उसको एनगल्फ कर लेंगे और उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको किल कर देंगे, नॉट किल कर देंगे, जो उसको नॉर्मल फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देंगे। ये साइटोटॉक्सिक्स का काम होता है। देन आते हैं टी हेल्पर सेल्स। They differentiate into cytokinins, which gives direction to the cells, changes the proliferation of the cell as well as the activity of the secretion of the cell. अभी T helper cells का काम क्या है? आपके साइटोटॉक्सिक्स का क्या काम क्या है? जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर आया, तुरंत के तुरंत जो टी साइटोटॉक्सिन्स है वो उस एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेंगी। घेरने के बाद में उसको एनगल्फ कर लेंगे और उसके प्रोसेस को, उसके सिंथेसाइजेशन को डिक्रीज कर देंगे। अब टी हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है? दे गिव्स द ऑर्डर टू द सेल्स, दे गिव्स द ऑर्डर टू द सेल्स टू चेंज देयर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब डिफरेंशिएट प्रोडक्शन ऑफ मोर सेल्स, तो दैट इज प्रोलिफरेशन। ये एक सेल के अंदर से दूसरा सेल निकलेगा, दूसरे दो सेल का डिवीजन होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स का डिवीजन होगा तो 8 सेल्स बनेंगे, दैट इज प्रोलिफरेशन। तो टी हेल्पर सेल्स का काम होता है सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करना, और टी सेल्स का काम होता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करना कि इतना अमाउंट ऑफ दुश्मन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो वी नीड इतना अमाउंट ऑफ सोल्जर्स। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स। देन आते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स। दे आर द लार्ज lymphocytes that recognizes and kills the cell from viruses. तो अभी समझ आया, तीन चीजें हैं, तीन टाइप के हमारे टी सेल्स हैं। एक क्या है? जो रिकॉग्नाइज करती है। टी साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? जैसे ही जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके कॉलेज में एक फेस्ट होने वाला है, आपके कॉलेज में एक फेस्ट होने वाला है और आपको उसमें आउटसाइडर्स की एंट्री को बैन करना है। तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनाओगे। एक कमेटी क्या होगी कि आपको गेट पे रहना है, आप गेट पे रहोगे और आपने नजरें रखनी है कि कौन आपके कॉलेज का स्टूडेंट है और कौन आउटसाइडर है। ठीक है, उसके बाद में आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज आपके कॉलेज का फेस्ट स्टार्ट हो गया, आपने आइडेंटिफाई किया कि ओके 2 स्टूडेंट्स अभी अभी कॉलेज के अंदर एंटर हुए हैं, उनके पास में पास नहीं है और फिर भी वो उनको अंदर जाने से रोका बट फिर भी वो अंदर चले गए। ठीक है, ये हो गया गेटमैन का काम, यानी कि जो जिनकी ड्यूटी गेट पे थी वो हो गए टी साइटोकाइनेंस। ठीक है, उसके बाद में आते हैं टी हेल्पर सेल्स पे। अब आपने सेकेंड टीम को ऑर्डर किया कि आप देखो वो 2 लोग हैं और आप ये देखो कि उन 2 लोगों को कैसे किस तरीके से बाहर निकालना है या किस तरीके से उनका इलाज करना है। ठीक है, कि किस तरीके से उनको आपने बाहर निकालना है या आपको किस तरीके के ऐसा कौन सा चक्कर चलाना है कि वो बाहर निकल जाए। तो ये हो गए टी हेल्पर सेल्स, ये ऑर्डर दे रहे हैं उन लोगों को कि आप यहाँ से बाहर जाओ, ये आपका एरिया नहीं है या आउटसाइडर्स हमारे कॉलेज के फेस्ट में अलाउड नहीं है। ये हो गया टी हेल्पर्स का काम। अब आते हैं आपके नेचुरल किलर्स। फाइनली नेचुरल किलर्स आते हैं। आपके क्लासमेट्स ने बताया कि 2 लोग क्लास के अंदर या 2 लोग कॉलेज के अंदर विदाउट परमिशन एंटर किए हैं जिनके पास नहीं है। फिर जो सेकंड टीम थी उसने उन लोगों को ऑर्डर दिया, उन दोनों लोगों को ऑर्डर दिया कि ये आपका एरिया नहीं है, ये आपका कॉलेज नहीं है, आपको फेस्ट में नहीं बुलाया गया है। तब भी वो दोनों नहीं माने, वो उधर ही हैं। फिर थर्ड टीम क्या करेगी, या तो उनको अच्छे से समझाएगी कि आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा होगा। तो यही हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। फर्स्ट साइटोटॉक्सिक्स क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड टी हेल्पर्स क्या करते हैं, ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया है। और थर्ड न्यू नेचुरल किलर्स क्या करते हैं, उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको। समझ आ गया, ये होता है हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये है हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। फिर आता है हमारा थर्ड, आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी 2 तरीके का होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो एक्यूट यू ऑलरेडी नो, जो सडन हो जाता है विद इन 1 hour और 2 days, विद इन 1 hour to 2 days वो सडनली हो जाता है। एंड क्रॉनिक मीन्स व्हेन यू लेफ्ट द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अनट्रीटेड, दैट विल चेंज इनटू क्रॉनिक सिचुएशन। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज सेल्फ लिमिटिंग। It destroys injurious agents and removes them from the site, and also confines agents to the area, stimulate the response system and promotes the healing. So that means जो acute inflammatory process है या early inflammatory process है, that is self limiting. उसमें कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, उसमें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है या उसमें किसी भी सीवियर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वो जस्ट एक छोटा सा रिस्पॉन्स होता है कि सपोज जैसे वेदर चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस के टाइम पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होते हैं, क्योंकि जो हीट रेजिस्टेंट है वो गर्मी में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जो कोल्ड रेजिस्टेंट है वो इजीली सर्दियों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब वेदर चेंजेस होते हैं तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होते हैं। जो सर्दी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो गर्मी आते आते मरना शुरू कर देते हैं, और जो गर्मी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्दी आते आते फिर वो किल होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये इम्यून रिस्पॉन्स चेंज होता है, जैसे ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेंज होते हैं, तो आपकी बॉडी भी चेंज करती है। जब आपकी बॉडी चेंज करती है तो जनरली राइनाइटिस हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का फीवर हो जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का वायरल फीवर टाइप्स हो जाता है, कफ हो जाती है जब मौसम चेंज होता है। तो आप उसमें ज्यादातर क्या करते हो, डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाते हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर किसी को जुकाम हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है और किसी को भी किसी भी टाइप की मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो that is early inflammatory response and it is limited to self itself. Then it destroys the injurious agents and remove them from the site. यानी कि जो भी injurious material आया था बॉडी के अंदर उसको एंटीबॉडीज ने किल कर दिया और वहां से
हटा दिया है. Also confines agents to the area, stimulate the immune response and promotes the healing. Automatically body अपने आप ही immune system को stimulate कर देती है और automatically ही body अपने आप ही heal हो जाती है. Then आता है आपका chronic inflammation which lasts for 2 weeks or longer and frequently preceded by an unstressful acute response, infiltration of lymphocytes and macrophages occur in an attempt to protect the body. The area may be walled off to form a glaucoma or granuloma. तो इसमें क्या होता है कि chronic inflammation में क्या होता है, most of the time chronic inflammatory process जो होते हैं वो जैसे आपका वायरल फीवर हो गया. वायरल फीवर में क्या होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होता है, सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को, सीवियर हाई ग्रेड फीवर रहता है, फिर कफ होने लगता है, राइनाइटिस हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है. तो समटाइम्स वी नीड आउटर मेडिकेशंस, जो हमारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है वो करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इतना सीवियर इन्फेक्शन आया है. सीवियर इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी भी सीवियरली रिएक्ट करती है. जो मैक्रोफेजेस होते हैं या लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं. वो आपस में ही मिक्स होके बॉडी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट दे फेल. इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजीज कंडीशन है वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए लिमिट अप हो जाती है. तो ये 3 तरीके के हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं. एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, एक होता है हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और थर्ड होता है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. Then effects of aging on immune response. अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे एजिंग होती चली जाती है, वैसे वैसे ही हमारी बॉडी के सिस्टम्स, कुछ तो सिस्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एज के साथ साथ वो डिमिनिश होना शुरू कर देते हैं. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन इम्यून रिस्पॉन्सेज? So it includes infants are protected at birth by maternal antibodies that crosses the placenta, and infant's antibody system begins to function around 6 months of age. So you can now understand कि बच्चों को क्यों बोला जाता है कि कोई भी बाहर से आ रहा है don't touch the kid, और बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं लेके जाना है. क्यों? क्योंकि 6 months तक उनके maternal antibodies उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं in producing the antibodies, but their own response system or their own immunity system will be only produced by, or it will get functioning at the age of 6 months only. ठीक है? That means कि 6 months तक जो babies हैं they can survive on the mother's antibodies, and after 6 months their own immune response has been produced. Then newborns have a transiently depressed immunity response and immune functions. They are very prone to develop infections associated with Staphylococcus and Candida. तो इसीलिए जस्ट मैंने अभी बताया कि इसीलिए बच्चों को बोला जाता है, बच्चों के लिए बोला जाता है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो डोंट टच द बेबी, और बाहर से आके तुरंत बेबी के पास नहीं जाना है, उनको ज्यादा बाहर धूल में धूप में नहीं लेके जाना है, because they have less of immunity. Their immunity is not that much strong, and newborns have transient depressed inflammatory process. कि अगर उनकी बॉडी के अंदर किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन चला भी गया, किसी टाइप का इन्फेक्शन आ भी गया है बॉडी के अंदर, तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको और सीवियर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं. जैसे बहुत जल्दी से बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब निमोनिया आता है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस रिस्पॉन्स में हमें पता चल जाता है, 1-2 दिन में ही पता चल जाता है कि बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें आने लगते हैं. बट बच्चों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत कम रहता है, और ड्यू टू दैट जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसकी वजह से बच्चों की बॉडी रिएक्ट नहीं करती है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन. एंड व्हेन बॉडी वोंट रिएक्ट टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम which a mother will lack understanding कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, and it will lead to some severe kind of disease conditions. तो ये होता है, इसकी वजह से एज एक सीरियस फैक्टर है कि इसकी वजह से हमने बच्चों को ज्यादा अच्छे से उनका ख्याल रखना होता है, या इसलिए बच्चों को थोड़ा दूर रहने के लिए बोला जाता है. Then aging decreases the size and activity of the thymus, which results in a diminished response of the cell mediated immunity. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अभी हमने 3 चीजें पढ़ी थी, हेल्पर टी साइटोटॉक्सिन्स पढ़े थे, टी हेल्पर सेल्स पढ़ी थी, एंड नेचुरल किलर सेल्स पढ़ी थी. तो एजिंग की वजह से जो थाइमस है उसका साइज एंड उसकी एक्टिविटीज डिक्रीज,
बिकॉज एजिंग की वजह से हमारे सारे ही फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं। आपकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, विद आपकी स्किन इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, स्किन डल होने लगती है, डैमेज होने लगती है, हेयर ग्रेइंग होनी शुरू हो जाती है, ये सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो विद द एज there will be decrease in the size and activity of the thymus, and thymus produces your T cells and maturation of the all the cells. Then it results in diminishing response of the cell mediated immunity. तो जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टी सेल जो है वो रिएक्शन करती है टुवर्ड्स द एंटीजन, वो भी डिमिनिश हो जाती है या फिर डिक्लाइन हो जाती है या फिर इनसफिशिएंट रहती है। Then older clients are at a high risk for impaired inflammation and wound healing secondary to the chronic disease. तो secondary मतलब पहले से ही बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस है, या पहले से बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से आधी से ज्यादा एंटीबॉडीज तो इधर काम कर रही हैं, फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ गया तो एंटीबॉडीज वहां भी काम करेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस कंडीशन में पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो दिस इज द टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड टुडे। कल से हम सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे इम्यूनिटी के और इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। तो आज हमने पढ़ा है सारा जस्ट फिजियोलॉजी ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या क्या हमारे इम्यून सिस्टम में होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड सिस्टम होता है, जिसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं, सॉरी नॉट बोन मैरो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं आपके एंड पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं आपके थाइमस एंड बोन मैरो, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं आपके लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज एंड टॉन्सिल्स। ये आपके 4 पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आती है आपकी इम्यूनिटी, कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा आएगा इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर आते हैं 3 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, एक होता है हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और थर्ड होता है हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक होता है। उसके बाद में आते हैं हमारे किस तरीके से हमारे इम्यून एज जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के। फाइन। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.